हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं प्रेम और आप देख रहे हैं साइंस का एक और बेहतरीन सा सेशन। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं किसके बारे में? ब्लड के बारे में सारी चीजें। तो बायोलॉजी से रिलेटेड यानी ब्लड से रिलेटेड हम पढ़ने वाले हैं बहुत सारी चीजें। तो चलिएगा, आज जो भी हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे वो एक कॉम्पैक्ट वीडियो होगा। मतलब बहुत सारी चीजें, बहुत सारी, ऑलमोस्ट सारी चीजें इस वीडियो में कवर हो जाएंगी। तो आपको कभी भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो इस वीडियो को देखें और अपने दोस्तों तक इसको जरूर पहुंचाए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं ब्लड। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि जो ब्लड है वो होता क्या है। ब्लड के बारे में थोड़ा थोड़ा सारी चीजें हम जानेंगे। तो ब्लड के बारे में जानेंगे और इसके ट्रांसफ्यूजन के बारे में जानेंगे कि ब्लड क्या है और किस तरह से इसका ट्रांसफ्यूजन होता है। ट्रांसफ्यूजन का मतलब क्या होता है कि किस तरह से हम इसका आदान प्रदान करते हैं। रक्तादान मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान में ब्लड कैसे जाता है। तो चलिएगा, पहले ब्लड के बारे में देखेंगे, ग्रुप्स के बारे में देखेंगे और फिर ट्रांसफ्यूजन के बारे में देखेंगे। ठीक है, चलिएगा। तो अब हम करने वाले हैं आगे। चलिए, तो ब्लड के बारे में देखेंगे कि ब्लड क्या होता है और किस तरह से काम करता है। तो ब्लड के बारे में हम देखेंगे। ब्लड क्या है? हाँ, तो ब्लड इज अ लिक्विड कनेक्टिव स्टिकी टिश्यू। ब्लड कैसा होता है? एक तरल होता है। रक्त होता है, लिक्विड होता है। लिक्विड का मतलब है एक तरल फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। कनेक्टिव टिश्यू होता है। कनेक्टिव टिश्यू इसका मतलब क्या होता है? जोड़ने वाला, है ना। मतलब एक ऑर्गन पूरे बॉडी के अंदर हार्ट से सर्कुलेट होगा, हार्ट से आपका क्या जाएगा? ब्लड जाएगा और वो सर्कुलेट होगा पूरी बॉडी के अंदर, यानी सारे अंगों तक न्यूट्रिशन पहुंचाने का काम है, यानी सारे अंगों को एक तरह से जोड़ रहा है। और ये स्टिकी होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है। ठीक है। फॉर्मेशन की बात करें अगर अडल्ट पर्सन में, तो बोन मैरो के अंदर ये होता है। किसमें होता है? बोन मैरो। जैसे ही आप बड़े हो जाते हैं तो आपका जो फॉर्मेशन होगा, ब्लड बनेगा, वो बोन मैरो। बोन मैरो को बोलते हैं अस्थि मज्जा। कहां पे? अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा के अंदर ब्लड बनता है। और अगर मैं बात करूं कि एम्ब्रियोनिक कंडीशन में होंगे, जब आप मां के पेट में होंगे, है ना, मां के गर्भ में होंगे, तो उस टाइम जो आपका ब्लड बनेगा वो लिवर और स्प्लीन के अंदर बनेगा। ठीक है। उसके अलावा हम देखते हैं डिकम्पोजिशन देखेंगे। बेसिकली डिकम्पोजिशन में हम देखेंगे कि जो आरबीसी है, बेसिकली आरबीसी है, उनको वो डिकम्पोज होती है आपका स्प्लीन के अंदर, जिसको ब्लड फैक्ट्री भी कहा जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? ब्लड फैक्ट्री भी कहा जाता है। अब हमारे शरीर में रक्त कितने परसेंटेज होता है? तो देखा जाए, द ब्लड क्वांटिटी ऑफ द ब्लड इन अ हेल्दी पर्सन शुड बी 5 to 6 लीटर। कितना होना चाहिए हमारे शरीर में? अगर आप हेल्दी पर्सन है तो 5 से 6 लीटर रक्त होना चाहिए। और ये पूरे बॉडी वेट का कितना है आपका? 7 to 8% है। हमारे पूरे वजन का आपका 7 से 8% है। ठीक है, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हीमेटोलॉजी। सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं कि अगर ब्लड की स्टडी को क्या बोलते हैं? तो हीमेटोलॉजी के नाम से बोलते हैं, जानते हैं। प्रोसेस ऑफ ब्लड फॉर्मेशन इज नोन एज हीमेटोपोइसिस। तो हमारे शरीर में रक्त कैसे बनता है, इस प्रोसेस को, रक्त बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हीमेटोपोइसिस बोलते हैं। रेड ब्लड एंड रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन। तो हमारे शरीर में क्या होता है? आर आपका ब्लड है, और जो ब्लड है उसके अंदर क्या होती है? सेल्स होती हैं, जिनके बारे में हम जानेंगे। रेड ब्लड सेल या आरबीसी में लिख देता हूं। इसके अंदर आपका क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और इस हीमोग्लोबिन की वजह से जो ब्लड होता है वो रेड कलर का होता है। आपका ब्लड है वो कैसा होता है भाई? रेड कलर का होता है। तो आपने बहुत सारी चीजें जानी, जैसे ये ब्लड कैसा है? एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, हमारे बॉडी के ऑर्गन्स तक न्यूट्रिशन पहुंचाता है। फॉर्मेशन कहां पे होता है? बोन मैरो के अंदर होता है। डिकम्पोजिशन क्या होता है, कहां पे होता है? स्प्लीन के अंदर होता है। मतलब डेड होगी जो आरबीसी बेसिकली डेड होती है, वो स्प्लीन के अंदर होती है, जिसको बोला जाता है प्लीहा। या हमारे शरीर का क्या बोला जाता है? आपका ब्लड फ्रैक्टी भी बोला जाता है, क्योंकि शरीर का 1/6 भाग, मतलब 1/6 पार्ट, अगर आपका वजन कितना ही हो पर ब्लड कितना है? 6 लीटर है माना शरीर में, तो लगभग 1 लीटर, 1 लीटर ब्लड कहां पे रहता है? आपका स्प्लीन के अंदर रहता है। तो आपको बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। चलिएगा, अब देख लेते हैं हम
नेक्स्ट देखेंगे हम कंपोजिशन ऑफ ब्लड, किसके बारे में देखेंगे कि ब्लड किस किस का कंपोजिशन है। तो वन बाय वन हम देखेंगे, जानेंगे ब्लड के कंपोजिशन से रिलेटेड। चलिएगा आगे देख लेते हैं, जो हमारा ब्लड है वो कैसे कैसे कंपोजिशन में पाया जाता है। जो पूरा ब्लड है उसके बारे में हम देखेंगे। तो देखो ब्लड के अंदर क्या है, प्लाज्मा है और ब्लड सेल्स है। तो हमारा जो शरीर है उसके अंदर क्या पाया जाता है, प्लाज्मा। ये क्या है आपका, ये प्लाज्मा है। और अभी आएंगी ब्लड सेल्स। तो दो भाग में कैटेगराइज किया गया है। अगर मैं बात करूं तो पूरे ब्लड का लगभग 55% क्या है बच्चा, प्लाज्मा है। और अगर मैं पूरी बॉडी की शेल की बात करूं तो हमारी पूरे जो ब्लड है, हमारा पूरे ब्लड का 55% तो प्लाज्मा है और 45% सेल है। अब प्लाज्मा के अंदर देखेंगे कि क्या क्या चीजें प्लाज्मा के अंदर कवर होती हैं। तो प्लाज्मा के अंदर क्या क्या है वो हम देखते हैं। ठीक है, प्लाज्मा के अंदर आपके हैं, प्लाज्मा के अंदर है आपका वाटर, उसके अलावा आपका अमीनो एसिड्स, उसके अलावा न्यूट्रिएंट्स, है ना, वन बाय वन सारी चीजों को पढ़ेंगे। उसके अलावा प्रोटीन्स, उसके अलावा प्रोटीन है वो कितनी होती है। तो हमने प्लाज्मा के बारे में क्या देखा कि प्लाज्मा जो है उसमें आपका क्या है, अमीनो एसिड, प्लाज्मा के अंदर वाटर है। ठीक है, कितना परसेंट वाटर है वो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। फिर उसके अलावा अमीनो एसिड है, न्यूट्रिएंट्स है, प्रोटीन है। प्रोटीन कौन कौन सी है, एल्बुमिन है, फाइब्रिनोजन है, उसके अलावा आपकी प्रोथ्रोम्बिन है, ग्लोबुलिन्स है और आपकी हेपेरिन। ये आपकी क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है। तो प्लाज्मा के अंदर आप देख रहे हैं वाटर और अमीनो एसिड, न्यूट्रिएंट, प्रोटीन, इनमें कैटेगराइज किया गया है। अब प्लाज्मा को देखेंगे। प्लाज्मा के अंदर जो अमीनो एसिड्स हैं उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। हमारे शरीर से यूरिया वगैरह निकलता है तो ये नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। यानी प्लाज्मा के अंदर कुछ वेस्ट होते हैं जो कि नाइट्रोजन उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। न्यूट्रिएंट्स की बात करूं तो इलेक्ट्रोलाइट्स, जो जिसकी वजह से हम ठीक से खड़े हो पाते हैं, चल पाते हैं। बोलते हैं ना, जैसे अपन ने कुछ खाया या कुछ पिया, पानी वगैरह, है ना, तो उसमें सॉल्ट्स होते हैं, उनको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, जिससे हम ठीक से चल पाते हैं, खड़े हो पाते हैं। ठीक है, प्रोटीन्स, तो प्रोटीन्स के अंदर मैंने ये सारी चीजें देखी। उसके अलावा हम देखेंगे कुछ गैसेस का एक्सचेंज होता है। चलो अब हमारा देखते हैं ब्लड के सेल्स के बारे में, है ना। तो ब्लड की जो सेल्स है वो कौन कौन सी है, ल्यूकोसाइट है और यहां पे प्लेटलेट्स देखेंगे और यहां पे हमें देखेंगे इरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, तो ल्यूकोसाइट होती है आरबीसी, हम जानेंगे। प्लेटलेट्स को प्लेटलेट्स बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट्स को क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट आरबीसी होती है। प्लेटलेट्स को वैसे क्या बोला जाता है, प्लेटलेट्स को बोला जाता है थ्रोम्बोसाइट्स। तो ये इनका केमिकल नेम है, इसको याद रखना है। ल्यूकोसाइट के अंदर, ल्यूकोसाइट को 5 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है, डिवाइड किया गया है, ग्रेनुलोसाइट और अग्रेनुलोसाइट, यानी कणिकाणु और अकणिकाणु। अब ये कणिकाणु और अकणिकाणु है, ग्रेनुलोसाइड और अग्रेनुलोसाइड है, उसको फिर से कैटेगराइज किया गया है। जो ग्रेनुलोसाइड है इनको न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और एसिनोफिल कहते हैं, और अग्रेनुलोसाइड्स को बोलते हैं बच्चा आपका लिम्फोसाइट और मोनोसाइट के अंदर कैटेगराइज किया गया है। चलो, तो अब हम इसमें कुछ चीजें और जानेंगे, कुछ चीजें समझाएंगे कि क्वेश्चंस कैसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि पूरा ब्लड है उसके अंदर कितने परसेंट प्लाज्मा है, 55%। सेल्स कितनी है, कोशिकाएं कितनी है, 45%। अब मैं बताऊं 55% का अगर 90 से 92% देखा जाए तो आपका क्या है, जल है, क्या है, वाटर है। और अगर ये बाकी चीजें देखी जाए तो आपका ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में क्या आएगा आपका, एल्बुमिन, आपका सॉरी अमीनो एसिड्स है, न्यूट्रिएंट्स है, प्रोटीन्स है। और अगर प्रोटीन के बारे में बात करूं तो ये सारी प्रोटीन्स है जो कि आपकी लगभग 8% टोटल कंपोजिशन है उसका, लगभग 8%, है ना। जो 8% आपका वाटर के अलावा बचा है, 8 to 10%, उसमें लगभग 8% तो प्रोटीन ही है। कौन कौन सी प्रोटीन्स होती हैं इनके बारे में देख लेते हैं। एल्बुमिन है, फाइब्रिनोजन है, प्रोथ्रोम्बिन है, ग्लोबुलिन्स है और हिपेरिन है। इनके बारे में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये क्या काम आती है। तो एल्बुमिन है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर
ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर करती है, मतलब कंट्रोल करती है। अब तीन है, फाइब्रिनोजन है, प्रोथ्रोम्बिन है, और आपका ये दोनों ही मान लीजिए, ये दोनों क्या करती है, ये दोनों क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग करवाती है। क्या करवाती है? ब्लड क्लॉटिंग करवाने में हेल्प करवाती है। ग्लोबुलिन से जो कि इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है। क्या प्रोवाइड कराती है? इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है। और जो हेपेरिन है, क्या है? हेपेरिन है, इसको बोलते हैं एंटी कोगुलेंट। एंटी कोगुलेंट मतलब हमारे शरीर में रक्त नहीं जमता है। क्या होता है? हमारे शरीर के अंदर रक्त नहीं जमता है। किसकी वजह से? हेपेरिन की वजह से। जम जाता है, कट, जैसे कट लगता है तो रक्त हमारे शरीर से बाहर निकलता है और जम जाता है, आपका प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन की वजह से। एल्बुमिन ऑस्मोटिक प्रेशर कंट्रोल कर रही है, ठीक है। ग्लोबुलिन्स हमारी इम्यूनिटी कंट्रोल कर रही है, मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता दे रही है। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कितनी परसेंट प्रोटीन है? 8% सर। वाटर कितना है? 55% का 90 से 92% है। अगर मैं बताऊं ब्लड के कंपोजिशन में जो ब्लड सेल्स हैं वो होती है 45%। कौन कौन सी है? ल्यूकोसाइड को बोलते हैं बच्चा WBC, प्लेटलेट्स को प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइड, थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, और इनको आरबीसी बोलते हैं। ये आरबीसी है, ये डब्ल्यूबीसी है, और ये प्लेटलेट्स है। इनका जो केमिकल कंपोजिशन वाला नाम है ल्यूकोसाइड है, आपका थ्रोम्बोसाइड है, और इसको इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। फिर आपका कैटेगराइज किया गया है ग्रेनुलोसाइड और अग्रेनुलोसाइड, यानी कणिकाणु, इसको हिंदी में बोलते हैं कणिकाणु और अकणिकाणु। कणिकाणु, है ना। अब इनको आगे अगर देखा जाए तो ग्रेनुलोसाइट को तीन टाइप से कैटेगराइज किया गया है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और एसिनोफिल, और लिम्फोसाइट और मोनोसाइट्स। तो आपके ग्रेनुलोसाइट और अग्रेनुलोसाइट टोटल क्या होगी? WBC के टाइप हो गए, जिनको आप ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। और ल्यूकोसाइट, इसकी जो क्वांटिटी है ल्यूकोसाइट की, WBC की क्वांटिटी अगर बढ़ जाए तो आपको एक बीमारी हो जाती है जिसको बोलते हैं ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया क्या होता है? ब्लड कैंसर। क्या होता है? ब्लड कैंसर। ठीक है बच्चा, तो चलो, तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिल रही है। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप बताइए। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से मजा आ रहा होगा, सारी की सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब चलते हैं आगे, ठीक है। चलिएगा, अब देखते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड के बाद आगे की सारी चीजें देखते हैं, कवर कर जो होती है। तो देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ ब्लड। अब हमारे शरीर में जो रक्त होता है उसका क्या क्या फंक्शन है, मेनली क्या क्या फंक्शन होता है ब्लड का, देखते हैं। तो फंक्शन ऑफ ब्लड में देखेंगे हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, ठीक है। तो हमारे शरीर में क्या होता है? गैस होती है, उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो गैस कौन कौन सी होंगी आपकी? गैस होंगी CO2, O2। इनका एक्सचेंज होता है किसकी सहायता से? आरबीसी में हीमोग्लोबिन की सहायता से होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? ये होगा हेल्प इन द हार्मोनल एंड टेम्परेचर रेगुलेशन। हमारे शरीर में क्या होता है? पानी होता है आपके किस में? रक्त के अंदर। तो जब वो पूरे शरीर में रेगुलेट होता है तो बॉडी के टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर लेता है, अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो, ठीक है। उसके अलावा इसमें क्या होते हैं? हॉर्मोन्स होते हैं किसके अंदर? ब्लड के अंदर, जैसे इंसुलिन है, ग्लूकेगॉन है ना, थायरोक्सिन है, और मैनी मैनी हॉर्मोन्स होते हैं। इतने सारे हॉर्मोन्स होते हैं जो कि हमारी पूरा एंडोक्राइन सिस्टम, एक्सोक्राइन सिस्टम से निकलते हैं, ठीक है। तो वो हार्मोन होते हैं, अलग अलग जगह पे जाके सर्कुलेट होते हैं। हेल्प इन द डिजीज डायग्नोसिस। आपको क्या करवाया जाता है? बोलते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट, यानी CBC टेस्ट करवा के आओ। जैसे आप डॉक्टर के पास जाएंगे और बीमार हो जाएंगे तो आपकी बीमारियों को चेक करने के लिए हमारे पास क्या है? कंप्लीट जो ब्लड काउंट है, यानी जो डिजीज डायग्नोसिस है वो कर सकते हैं हम ब्लड से। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको हो जाए मलेरिया, मलेरिया हो जाए, क्योंकि मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजोआ की वजह से होता है, आपको पता है। और जो प्रोटोजोआ होता है हमारे आरबीसी में आता है, और आरबीसी को क्या करने लग जाता है? डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। तो हमारा क्या किया जाएगा? ब्लड टेस्ट किया जाएगा। और जब ब्लड टेस्ट होगा उसमें आरबीसी का क्या आ जाएगा? काउंट आ जाएगा। आरबीसी कितनी है उससे पता चल जाएगा, आरबीसी की क्वांटिटी गिर रही है, इसका मतलब हमारे शरीर में भाई जो क्या हो गया? मलेरिया हो गया। ऐसे ही आप डेंगू का पता कर सकते हैं, जो मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया होता है किसकी वजह से? फीमेल एनाफ्लीज की वजह से, मादा एनाफ्लीज की वजह से। और मलेरिया होता है एडीज मच्छर की वजह से। तो ये सारी डिजीज है, एड्स है, आपका ब्लड से पता चल जाता है। तो ब्लड टेस्ट से ये सारी चीजों के बारे में आप आइडिया लगा सकते हैं। नेक्स्ट,
ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिशन, आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन होते हैं, कौन कौन से न्यूट्रिशन है? प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट। कितनी एनर्जी देते हैं? 1 ग्राम प्रोटीन है वो 4.2 कैलोरी एनर्जी देती है, फैट होता है वो आपका 9.2 कैलोरी, और कार्बोहाइड्रेट है वो देते हैं 4.2 कैलोरी। तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, ये हमें क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं। कहां पे फ्लो होते हैं? ब्लड के अंदर। उसके अलावा हमारे शरीर में क्या होती है? WBC। क्या होती है? WBC, जो कि हमारे शरीर में रोगों से लड़ती है, यानी हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता हमें कौन प्रोवाइड कराती है भाई? ब्लड का जो सेल है वो। तो यानी ये भी ब्लड के फंक्शन हो गए। एक्सक्रेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, तो हमारे जो यूरिया है उसके अंदर, सॉरी, यूरिया किसके अंदर रहेगा? प्लाज्मा के अंदर होता है। ऐसे ही कुछ गैसेस हैं हमारे शरीर में, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी ब्लड की सहायता से फ्लो होती है। तो इन सब वेस्ट को एक्सक्रेट करवाने के काम आती है हमारा ब्लड। तो ये सारे फंक्शन से ब्लड के। होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। अच्छा, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा बताइए? ठीक है सारे के सारे बच्चे। चलो अब चलते हैं बच्चों आगे, आगे समझते हैं कि किस तरह से और आगे फंक्शन देखते हैं। तो हमारे ब्लड सेल्स के बारे में देखते हैं। हमारे ब्लड के अंदर कौन कौन सी सेल है? तो प्लाज्मा के बारे में आपने जाना। प्लाज्मा पूरे ब्लड का 55% होता था, जिसमें 8% आपका ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, और 90 से 92% आपका क्या आता था? वाटर आता था। ठीक है, अब देख लेते हैं प्लेटलेट्स, सॉरी, ब्लड सेल्स। तो ब्लड के 3 सेल्स पाई जाती है बेसिकली। आपकी कौन कौन सी सेल्स पाई जाती है? अगर देखा जाए तो आपकी प्लेटलेट्स पाई जाती हैं, आरबीसी पाई जाती है, और डब्ल्यूबीसी। ये 3 तरह की सेल है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट बोलते हैं, आरबीसी को इरिथ्रोसाइट बोलते हैं, और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखो, यहां पे लिखा भी है, ये है थ्रोम्बोसाइट, इरिथ्रोसाइट। ठीक है, और ये होती है, यहां नहीं लिखा है तो मैं लिख देता हूं, पहले भी बता चुका हूं, ल्यूकोसाइट। ये क्या है? ल्यूकोसाइट। उसके बाद में व्हाइट ब्लड सेल है, वो 5 टाइप से कैटेगराइज थी, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ठीक है, जिसमें मैं आपको अभी भी बता देता हूं कि सबसे ज्यादा डब्ल्यूबीसी में सबसे ज्यादा जो पाई जाती है वो पाई जाती है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल मोनोसाइट से मिलके, और रोगों से लड़ने, जो भी हमारे ब्लड के अंदर कोई भी पैथोजन आ जाता है, यानी प्रोटोजोआ आ गया या कोई और वायरस आ गया, तो उससे लड़ने में हमारी मदद करती है। और ये लगभग लगभग 70% आपकी मिलेगी न्यूट्रोफिल। फिर भी हम ये बोल सकते हैं कि टोटल जो व्हाइट ब्लड सेल है उसमें सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल पाई जाती है मोनोसाइट से मिलके। और ये क्या करता है? फाइट करता है रोगों से। सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है? न्यूट्रोसाइट, न्यूट्रोफिल पाई जाती है। ठीक है, चलिएगा और आगे देखते हैं हम इनके बारे में, और समझते हैं आगे अच्छे से। तो अब देखेंगे हम आगे किसके बारे में? आरबीसी। तो 1 बाय 1 हम सारी चीजों को कवर करने वाले हैं। तो अभी हम देखेंगे आरबीसी के बारे में कंप्लीट सेक्शन। तो आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल है हमारी, क्या है और किस तरह से काम आती है? तो रेड ब्लड सेल्स आर कॉल्ड इरिथ्रोसाइट्स। इनको क्या बोलते हैं बच्चा? इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, केमिकल नाम है। कई बार एग्जाम में हजारों बार पूछा गया है, और इस पूरे कॉम्पैक्ट वीडियो को देखने के बाद आपको इतना मजा आएगा ना कि हे भगवान, सर आप कहां थे, कितनी बढ़िया नॉलेज आपने दे दी है। देखते रहिएगा। तो आरबीसी है, इरिथ्रोसाइट बोलते हैं। और टोटल जो ब्लड सेल है, ब्लड सेल कितनी थी? जो ब्लड के अंदर जो सेल्स थी वो बच्चा कितनी पाई जाती है? 45%। इस 45% का 99% यानी 99/100 कर लेना, जो भी वैल्यू आए उतना तो आपका क्या पाया जाता है? आरबीसी ही पाया जाता है। यानी सबसे ज्यादा ब्लड के अंदर आरबीसी, सेल्स के अंदर आरबीसी पाई जाती है। ठीक है भाई, क्या नाम है? इरिथ्रोसाइट। नेक्स्ट है इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। इसका मेन फंक्शन है O2 और CO2 का एक्सचेंज। O2 और CO2 का एक्सचेंज करवाने में इसका काम है। ठीक है, न्यूट्रिएंट थ्रो आउट द ह्यूमन बॉडी। पूरे ह्यूमन बॉडी में जो गैसेस का आदान प्रदान, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है, वो इनके थ्रू होता है। नेक्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार आता है, हैव नो न्यूक्लियस। इसके अंदर कोई भी केंद्रक नहीं होता है। इन सेल के अंदर केंद्रक नहीं होता है। केंद्रक क्या होता है? एक सेल ऑर्गेनल होता है, जो कि जिसे ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं, जो इसमें नहीं पाया जाता। अच्छा, अब वैसे अगर देखा जाए, मैमल्स की मैं बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? मैमल्स की बात कर रहा हूं। मैमल्स को बोलते हैं स्तनपाई। स्तनपाई
क्या बोलते हैं, मैमल्स। जो मैमल्स की बात करूं, स्तनपाइयों की बात करूं, तो स्तनपाइयों में कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, किसमें, आरबीसी के अंदर। बट यहां पे एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन में कैमल और लामा, जो कि बार बार पूछे जाते हैं। ऊंट और लामा ये लंबी गर्दन वाले जीव है, दोनों ही कैमल और लामा डेजर्ट वाले इलाके में पाए जाते हैं, और इन दोनों के अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस क्या पाया जाता है आरबीसी के अंदर। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पहली बात तो क्या नहीं पाया जाता, सेल ऑर्गेनल इनमें होते ही नहीं है, और स्पेशली न्यूक्लियस तो है ही नहीं, है ना। इसके अलावा और भी सेल ऑर्गेनल नहीं होते, तो आप ये समझिए इसमें सेल ऑर्गेनल नहीं पाए जाते। और स्पेशली केंद्रक से रिलेटेड क्वेश्चन आए न्यूक्लियस से, तो मना कर देना कि भैया ये नहीं पाया जाता। एक्सेप्शन क्या है कि ऊंट और लामा, इनमें सेल के अंदर, इनमें आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस पाया जाएगा। उसके अलावा डू नॉट हैव सेल ऑर्गेनल्स, मैंने बताया ना, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी चीजें एब्सेंट होती है आपकी आरबीसी के अंदर। यानी किसी भी सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनल पाए जाते हैं, बट यहां पे आरबीसी के अंदर सेल ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते। अब देख लेते हैं इसका शेप कैसे होता है। तो शेप एज अ बाई कॉनकेव, हजारों बार क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो शेप होता है वो पाया जाता है बाई कॉनकेव डिस्क पाया जाता है। और जो कि प्राइमरी कंपोनेंट होता है हीमोग्लोबिन, इसका प्राइमरी कंपोनेंट क्या होता है, हीमोग्लोबिन। आरबीसी का, आरबीसी जो होती है मैंने बताया था, जो आरबीसी होती है वो ब्लड को कैसा बनाता है, ब्लड इसकी वजह से होता है रेड कलर का। कैसा होता है, रेड, क्योंकि आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के अंदर क्या पाया जाता है, आयरन। और आयरन धातु की वजह से ये रेड कलर का हो जाता है और गैसेस का एक्सचेंज करवा सकता है, क्योंकि ये गैसेस किससे चिपक जाती है, आयरन से। अच्छा, एक गैस और है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, वो जल्दी से रिएक्शन कर जाती है हीमोग्लोबिन से, और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई को पहुंचने नहीं देती। इसीलिए बंद कमरे में क्या नहीं जलानी चाहिए, कोई भी अंगीठी नहीं जलानी चाहिए, कोई भी सिगड़ी वगैरह नहीं जलानी चाहिए, जिससे कि धुआं बन जाए और आपको कार्बन डाइऑक्साइड की वजह कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाए, और इससे आपकी गला चौक हो जाए, और आरबीसी में क्या हो जाए, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाए, आपकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए बंद कमरे में अंगीठी नहीं जलानी चाहिए। अगर मैं बात करूं कि साइज कितना होता है, तो 7.5 इसका डायमीटर है। लाइफ स्पैन की बात करूं तो लाइफ स्पैन है 120 दिन। कितना, 120 दिन तक जिंदा रहती है, मैक्सिमम है अप्रोक्स ये। क्वांटिटी की मैं बात करूं तो 47 लाख से लेके 53 लाख होते हैं ये। इनका क्या पाया जाता है, वॉल्यूम पाया जाता है क्यूबिक मिलीमीटर के अंदर। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन आरबीसी के बारे में थी। क्या क्या थी, इनको इरिथ्रोसाइट बोलते हैं। आपकी टोटल ब्लड है उसका 99% होता है। ये क्या करती है, गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। सेल ऑर्गेनल इनमें नहीं पाए जाते, स्पेशली न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। बाइकॉन के शेप के होते हैं, डायमीटर 7.5 माइक्रोमीटर होता है। उसके अलावा ये 120 दिन तक जिंदा रहते हैं, और इसकी क्वांटिटी अगर मैं बात करूं तो 1 पर क्यूबिक मिलीमीटर के अंदर 47 लाख से 53 लाख पाई जाती है इनकी क्वांटिटी। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो देखते रहिए इसी तरह से सेशन को। चलिएगा अब चलते हैं आगे। आगे मैं बात करता हूं व्हाइट ब्लड सेल की। व्हाइट ब्लड सेल की बात करता हूं। व्हाइट ब्लड सेल कौन कौन सी होती है आपके, न्यूट्रोफिल है, एसिनोफिल है, मोनोसाइट है, बैसोफिल है, और लिम्फोसाइट है। अब हम वन बाई वन देखेंगे इनके बारे में। इनके बारे में देखते हैं कि क्या क्या है ये और किस तरह से ये काम आते हैं। ठीक है, चलिए तो चलो वन बाई वन इसके बारे में देखते हैं। न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, एसिनोफिल, लिम्फोसाइट और बैसोफिल, ये कैसी सेल है जो हमारे शरीर में इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है। कैसी, क्या कराती है, इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है। डब्ल्यूबीसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स। तो ये 5 टाइप की है। अब सबसे ज्यादा मैंने बताई थी आपका न्यूट्रोफिल होती है ना। न्यूट्रोफिल का काम क्या है, हमारे शरीर में किसी तरह का पैथोजन, मतलब किसी तरीके का रोगाणु हमारे शरीर के अंदर पहुंच गया हो, तो उसको नष्ट करने का काम सबसे पहले इनका ही होता है। तो सबसे पहले किसी भी तरह की दिक्कत हमारे शरीर में आती है तो कौन लड़ता है उन बीमारियों से, न्यूट्रोफिल्स। तो इसका काम क्या है, किल बैक्टीरिया, फंगी एंड फॉरेन डेब्रीज, मतलब कोई भी बाहर का पार्टिकल आ जाए, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, कुछ भी आ जाए हमारे शरीर के अंदर, उसको ढूंढती है। और सबसे पहले अलार्म बजते ही हमारे शरीर में के घुस गया है कोई, तो हमारे ब्लड के अंदर न्यूट्रोफिल्स है, वो मोनोसाइट से मिलकर और फाइट करती है। तो इसका काम क्या है, बैक्टीरिया को किल करना। फिर है आपकी मोनोसाइट।
मोनोसाइट होती है, ये होती है आपकी बिगेस्ट, साइज में कैसी होती है, बिगेस्ट होती है ना। मोनोसाइट बड़ी होती है और लिम्फोसाइट सबसे छोटी सेल होती है, ठीक है। तो मोनोसाइट क्या करता है, क्लीन अप डैमेज सेल, कोई सेल अगर डैमेज हो गई है तो उसको क्लीन करने का काम मोनोसाइट का होता है, और ये सबसे बड़ी कोशिका है ना, सबसे बड़ी क्या है, WBC है। WBC का टाइप अगर मोनोसाइट है तो सबसे बड़ी है। नेक्स्ट देख लेते हैं एसिनोफिल। एसिनोफिल्स क्या करते हैं, किल पैरासाइट्स, कैंसर सेल्स एंड इन्वॉल्व इन द एलर्जिक रिस्पॉन्स। तो ई से क्या याद कर लेंगे, एलर्जी, है ना, स्पेलिंग ए से जरूर शुरू है, पर ई फॉर एलर्जी याद कर लेंगे। तो हमारे शरीर में जैसे एलर्जी का मतलब है कहीं डस्ट उड़ रही है, आपकी नाक में जाएगी, है ना, तो आपको छींकें आने लग जाएंगी, स्नीजिंग हो जाएगी, एकदम से टेम्परेचर ठंडा हो गया तो हमारे शरीर एकदम से कांपने लग जाएगा, आपको बार बार जुकाम आना शुरू हो जाएगा, यानी आपका जो म्यूकस ग्लैंड्स है वो एक्टिवेट हो जाएंगी, है ना, एकदम से बाल खड़े हो जाएंगे। उसके अलावा कोई भी एलर्जिक एक्शन होगा, मतलब आपको किसी भी चीज से एलर्जी है तो वो कौन करवाती है, एसिनोफिल्स। तो ये पैरासाइट को किल कर देती है, कैंसर सेल को भी किल कर देती है, और एलर्जिक रिस्पॉन्सेज, एलर्जी से फाइट करने के लिए जो भी रिस्पॉन्सेज हैं वो एसिनोफिल से होते हैं। नेक्स्ट है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट ये क्या करती है, हेल्प फाइट वायरस एंड मेक एंटीबॉडी बॉडी। तो ये देखती है कि कैसा वायरस है, हमारे शरीर में वायरस एंट्री कर गया है, स्पेशली लिम्फोसाइट सेल है, ये वायरस से फाइट करने में मदद करती है। न्यूट्रोफिल देखा जाए तो फंगस है, फॉरेन डेब्रीज है, बैक्टीरिया वगैरह को किल करती है, और यहाँ पे वायरस से किल करने में लिम्फोसाइट हेल्प करती है। और ये क्या बनाती है, हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बना देती है। एंटीबॉडीज मतलब इम्यूनिटी, रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा कर देती है। नेक्स्ट देखा जाए बैसोफिल, क्या है, बैसोफिल। बैसोफिल क्या है, इन्वॉल्व इन द एलर्जिक रिस्पॉन्सेस। तो बैसोफिल भी क्या करती है, हमारे शरीर में एलर्जिक रिस्पॉन्स देती है एसिनोफिल के बाद में, ठीक है। चलिएगा, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो 5 टाइप की आपने सेल देखी, जिसमें से जो लिम्फोसाइट्स होती है, क्या होती है, लिम्फोसाइट, ये होती है सबसे छोटी, ये होती है बी और टी, दो टाइप से कैटेगराइज है। बी मतलब बोन मैरो, बी मतलब बोन मैरो जो बनाती है, बोन मैरो, और आपका टी मतलब थाइमस, ये एक ग्लैंड है जो कि चेस्ट कैविटी में हार्ट के ऊपर होती है। ये दोनों ये बोन मैरो और बी और टी, है ना, यानी बोन मैरो टाइप की या थाइमस टाइप की लिम्फोसाइटिक सेल होती है, और ये क्या होती है, सबसे छोटी सेल होती है WBC में, ठीक है। चलो, हमें अगर एड्स जैसी बीमारी हो जाती है तो आपकी, देखो, वायरस से लड़ने में मदद करती है कौन, लिम्फोसाइट, और टी लिम्फोस, जैसी एड्स होगा, HIV वायरस आ जाएगा आपके शरीर में तो टी लिम्फोसाइट सेल ही नष्ट हो जाएंगी, यानी अब वायरस से लड़ेगा कौन। इसीलिए जो HIV वायरस है उसको क्या बोलते हैं बच्चा, क्लेवर वायरस बोलते हैं, वो शरीर की टी लिम्फोसाइट सेल को किल कर देता है, इसीलिए हम कमजोर हो जाते हैं, हम लड़ नहीं पाते हैं बीमारियों से। तो मजा आया, आपको बहुत सारी नॉलेज मिल रही है कि नहीं मिल रही है। चलो अब चलते हैं आगे की तरफ। तो अब हम देखेंगे WBC के बारे में, बहुत सारी चीजों को जानेंगे। चलिएगा, तो जानते हैं WBC के बारे में बहुत सारी चीजें। WBC, तो WBC को क्या बोलते हैं बच्चों, WBC को नाम से जाना जाता है ल्यूकोसाइट। क्या बोला जाता है, ल्यूकोसाइट के नाम से बोला जाता है। इनमें क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। अभी थोड़ी देर पहले आपने RBC पढ़ा था, RBC के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, बट WBC के अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। शेप ऑफ WBC इज इरेगुलर लाइक अमीबॉइड और ओवल शेप। तो अगर WBC है उसका शेप देखा जाए ना तो ये इरेगुलर शेप पाया जाता है, यानी या तो अमीबा जैसा शेप का होगा या ओवल शेप का होगा। उसके अलावा कितने दिनों तक ये जिंदा रहता है, मतलब WBC है आपकी लगभग 3 से 4 दिन ये जिंदा रहती है, इसके बाद ये डेड हो जाती है, डेथ हो जाती है इसकी। नेक्स्ट, इसका काम क्या है, शरीर में जो बैक्टीरिया वगैरह है इनसे लड़ना। दे किल बैक्टीरिया सो दे कॉल्ड सोल्जर ऑफ बॉडी, हमारे शरीर का सैनिक है, हमारे शरीर में क्या करता है, सैनिक का काम करता है कौन, आपका WBC। उसके अलावा मैंने बताया मोनोजोसाइट थी वो क्या है, सबसे बड़ी है, और लिम्फोसाइट है, और लिम्फोसाइट में भी टी लिम्फोसाइट है ना। तो जो टी लिम्फोसाइट सेल है वो सबसे छोटी आपकी क्या है, WBC है। अगर क्वांटिटी की मैं बात करूं तो 7,000 से लगभग 11,000 क्यूबिक मिलीमीटर आपकी क्या पाई जाती है, क्वांटिटी पाई जाती है। इतने नंबर के अंदर
हमारी WBC हमारे शरीर में पाई जाती है, जो कि सबसे कम है। मतलब अगर देखा जाए तो WBC हमारे शरीर में तीनों सेल की बात करूं, सबसे ज्यादा कौन, आरबीसी पाई गई, सबसे कम कौन पाई गई, WBC। क्योंकि आरबीसी की क्वांटिटी कितनी थी, 53 से 43 से और लगभग 47 लाख के समथिंग थी और 53 लाख तक थी। और यहां पे देखा जाए तो आपका 7,000 से 11,000 है, जो कि बहुत ही कम है। अब देखा जाए इट इज द कलरलेस सेल। ये कैसी है, कोई पिगमेंट नहीं होता है, जैसे आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन था, ऐसे इसके अंदर कोई हीमोग्लोबिन वगैरह कुछ नहीं है, यानी ये कलरलेस होती है, इसमें कोई कलर नहीं होता है। साइज वेरीज फ्रॉम 12 से 16 माइक्रोमीटर डायमीटर। तो इसका साइज से भी आजकल खूब सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साइज कितना होता है, लगभग 12 से 17 माइक्रोमीटर इसका साइज होता है। तो चलो रिपीट कर लेते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट बोलते हैं। इनमें न्यूक्लियस पाया जाता है जो इर्रेगुलर शेप का होता है, अमीवा शेप का, या फिर आपका कैसा होता है, ओवल शेप का। लाइफ स्पेन 3 से 4 दिन है। बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, इसीलिए शरीर का सैनिक कहलाते हैं। मोनोसाइट सबसे बड़ी और आपका लिम्फोसाइट सबसे छोटी सेल होती है। क्वांटिटी की मैं बात करूं तो लगभग 7,000 से 11,000 मिलीमीटर होती है, जो आपका क्यूबिक मिलीमीटर है। उसके अलावा ये कलरलेस सेल है और 12 से 17 माइक्रोमीटर डायमीटर इसका होता है। अब चलते हैं आगे। तो अब आगे देखेंगे हम प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट के नाम से इनको जाना जाता है। तो ये क्लॉट आपको दिखाई दे रहा है, रक्त का थक्का आपको दिखाई दे रहा है। चलो आगे जानते हैं इसके बारे में। तो प्लेटलेट्स के बारे में हम देखेंगे कि प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट के नाम से जाना जाता है। क्या, थ्रोम्बोस। और थ्रोम्बोसाइट के नाम से आप थ्रोम्बोसाइट के नाम से थ्रोम्बिन याद कर लेंगे, थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन, जो कि ऐसी प्रोटीन है जो मैंने ब्लड के अंदर बताया था, थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन, जो कि ब्लड को क्लॉट करवाती थी। ठीक है, चलो। अच्छा, कौन सी ऐसी प्रोटीन थी जो हमारे शरीर में ब्लड की क्लॉटिंग को रोकती है। हमारे शरीर के अंदर ब्लड क्लॉट नहीं होता, क्यों, क्योंकि हेपेरिन पाई जाती है। और क्लॉटिंग क्यों हो जाती है, क्योंकि थ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन की वजह से। चलो, लाइफ स्पैन देखा जाए तो कितनी होती है, 7 से 10 दिन। 7 से 10 दिन के अंदर इसका लाइफ स्पैन होता है, मतलब इतने दिनों तक ये जिंदा रहता है। फंक्शन देखा जाए तो हमारे शरीर में जब भी किसी की याद में हाथ काट लिया या गलती से कट गया, तो आपका जो ब्लड है वो क्लॉट हो जाता है और आप मरते नहीं है। किसकी वजह से, इसी प्लेटलेट्स की वजह से। अगर मैं बताऊं कि जो शेप की बात करूं तो इस डिस्कॉइड शेप का होता है, मतलब डिस्कस जैसे होती है, डिस्क जैसे होती है, वैसे शेप का होता है। और अगर देखा जाए तो डायमीटर कितना है, 1.5 से 3 माइक्रोमीटर साइज का है, मतलब साइज बहुत छोटा है इसका। सबसे छोटा साइज इसी का होता है। साइज वेरी फ्रॉम 2 to 4 डायमीटर। ठीक है, चलो। तो यहां पे ये जो साइज है, इसकी जगह ये इनकी क्वांटिटी है। क्या है, क्वांटिटी। क्वांटिटी याद रख लेना, 1.5 से लेके और 3 लाख, 1.5 से लेके 3 लाख आपका मिलीमीटर, क्यूबिक मिलीमीटर इनका क्या होता है, क्वांटिटी होता है। ठीक है, ये याद रख लेना। और अगर देखा जाए साइज, डायमीटर 2 से 4 माइक्रोमीटर इसका क्या होता है, डायामीटर इसका होता है। चलो आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में और सारी चीजें। ठीक है, तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स में हम देखेंगे कि पहला है नंबर्स कितना होता है, कौन ज्यादा क्वांटिटी में पाई जा रही है। तो आरबीसी की क्वांटिटी हमने देखी थी, लगभग 43 से 47 लाख पाई गई भाई। ठीक है, सॉरी, 47 से 53 लाख ये पाई गई। प्लेटलेट्स लगभग 1.5 से 3 लाख पाई गई। ठीक है, और इनकी क्वांटिटी देखा जाए तो 7,000 से 11,000 थी, यानी इनकी क्वांटिटी सबसे कम होती है ब्लड के अंदर। तो ये इनका नंबर दे रखा है कि भाई एक तरह से नंबर्स देख लेते हैं कि सबसे ज्यादा कौन, फिर उससे कम कौन, फिर उससे कम कौन। तो सबसे ज्यादा आरबीसी और सबसे कम डब्ल्यूबीसी। अगर साइज की बात करूं मैं, तो सबसे बड़ा साइज डब्ल्यूबीसी का होता है, 12 से 17, फिर आपका आरबीसी का, और सबसे छोटा तो आपका किसका अभी देखा है, प्लेटलेट्स का होता है। अगर रेशियो पूछा जाए कि डब्ल्यूबीसी और आरबीसी, तो इनका जो रेशियो दे रखा है 47 लाख और लगभग 7 से 11,000 की समथिंग, इनका रेशियो निकालेंगे आप तो एक डब्ल्यूबीसी अगर 1 पाई जाएगी तो आरबीसी 600 पाई जाएंगी आपके ब्लड के अंदर। इतने गुना आपका होता है, मतलब 600 गुना आरबीसी पाई जाती है डब्ल्यूबीसी के कंपैरिजन में। चलो ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो हम, आप बोलते हैं ना
आपने ये पढ़ा होगा कि भाई अगर सांस नहीं आई तो हम मर जाएंगे, मतलब ऑक्सीजन पहले चाहिए, खाना पीना सब बाद में, पहले सांस। तो सांस में, सांस को ले कौन जा रहा है, आरबीसी, इसीलिए इसकी क्वांटिटी क्या है, बहुत गुना ज्यादा है। ये क्या कर रही है, हमारे रोगों से रक्षा कर रही है। तो रोगों से लड़ने में, फाइट करने में टाइम भी लगता है, और कुछ दिनों में हम रिकवर भी होते हैं। तो इसीलिए इनकी क्वांटिटी क्या होती है, कम होती है, और इनकी क्वांटिटी ज्यादा होती है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखेंगे ब्लड ग्रुप्स एंड इट्स ट्रांसफ्यूजन। हमारे शरीर में ब्लड के कौन कौन से ग्रुप होते हैं, किसने इनकी डिस्कवरी की, किसने क्या बताया। उसके अलावा हम देखेंगे ब्लड के ट्रांसफ्यूजन के बारे में। तो ये देखो छोटू सा ब्लड की ड्रॉप हमारे सामने निकल के आई है। अब समझते हैं हम आगे किसके बारे में, ब्लड और इसके ट्रांसफ्यूजन के बारे में। तो हम देखेंगे ब्लड ग्रुप्स सिस्टम, हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड ग्रुप है वो कैसे पाया जाता है, हम देखेंगे ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो सबसे पहले हम देखेंगे ब्लड ग्रुप में कौन कौन से ब्लड ग्रुप होते हैं। हमारे शरीर में ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है। कौन सा होता है, ए बी ओ सिस्टम। ठीक है, उसके अलावा आपका दूसरा देखा है ब्लड एबीओ सिस्टम के साथ साथ ब्लड ग्रुप में हम आरएच सिस्टम और देखेंगे कि आरएच क्या होता है, किस तरह से काम में आता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे डिस्कवरी के बारे में। तो सबसे पहले हमारे कार्ल लैंडस्टीनर आए और इन्होंने किसकी खोज की भैया, ब्लड ग्रुप की खोज की, जिसको ए बी ओ ब्लड ग्रुप कहा जाता है। ठीक है, अब देखेंगे आरएच जो कारक है उसको रीसस फैक्टर रीसस फैक्टर बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले एक मंकी था मकाका रीसस। कौन था, मकाका रीसस। और हमारे दो साइंटिस्ट थे कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर, इन्होंने मिलके 1940 के अंदर एक एंटीजन की डिस्कवरी की जिसको बोलते हैं आरएच फैक्टर। क्योंकि रीसस बंदर में मिला था, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, आरएच सिस्टम रखा गया। चलिएगा, तो डिस्कवरी हो गई आपकी, आरएच फैक्टर बोलते हैं क्योंकि रीसस मंकी में मिला। 1940 में डिस्कवरी, दो साइंटिस्ट हैं कार्ल लैंडस्टीनर और आपके एएस वीनर, दोनों ने मिलके आपका आरएच कारक की खोज की, और एबीओ ब्लड सिस्टम की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। मजा आ रहा है सारे के सारे बच्चों को। चलिएगा, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ेंगे कि ब्लड का ट्रांसफ्यूजन क्या होता है, मतलब किस तरह से हम ब्लड को किसी इंसान को ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो देखो, मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारे शरीर में क्या पाया जाता है, दो चीजें पाई जाती हैं। एक होता है एंटीजन, एंटीजन, तो एंटीजन को बोलते हैं प्रतिजन। क्या बोलते हैं, प्रतिजन। जैसा ब्लड ग्रुप है वैसा ही उसका एंटीजन है। जैसे ब्लड ग्रुप्स का नाम ही उनके एंटीजन के नाम से रखा गया है। जैसे ए ब्लड है तो उसमें ए एंटीजन पाया जाएगा, बी ब्लड ग्रुप है तो बी एंटीजन पाया जाएगा, और ए और बी एंटीजन है तो ए और बी उसका नाम रखा गया है। ठीक है, और ओ में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, ओ में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता, क्योंकि एंटीजन दो ही टाइप के होते हैं, या तो ए टाइप का या बी टाइप का। इसी हिसाब से हमने नाम रख दिए आपका एंटीजन ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप बी, और जिसके अंदर ये एंटीजन नहीं पाए जाते उसको ओ बोलते हैं, और जिसमें दोनों पाए जाते हैं उसको ए बी ब्लड ग्रुप बोलते हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पे एंटीबॉडी। अगर मैं बात करूं एंटीबॉडी की, तो एंटीबॉडी यानी प्रतिरक्षी, हमारे शरीर में अपोजिट टाइप के एंटीबॉडीज मिलेंगे ब्लड के अंदर, क्योंकि सेम टाइप की एंटीबॉडी एंटीजन आपस में क्या कर लेते हैं, एगुल्टनेशन कर लेते हैं, आपस में रिएक्शन कर लेते हैं। तो ए वाले ब्लड ग्रुप में, ए वाला जो ब्लड ग्रुप होगा आपका, ए वाला ब्लड ग्रुप जो होगा, चलो हाँ, तो चलो हम देख लेते हैं वापस से। हाँ, ब्लड ग्रुप देख लेते हैं, और ब्लड ग्रुप के अंदर हमारे पास क्या है, ए टाइप का ब्लड ग्रुप है तो ए टाइप का एंटीबॉडी, सॉरी एंटीजन। बी टाइप का ब्लड ग्रुप है तो बी टाइप का आपका क्या पाया जाएगा, एंटीजन पाया जाएगा। ए बी टाइप का ब्लड ग्रुप है तो ए और बी दोनों एंटीजन पाए जाएंगे, और ओ टाइप के ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं पाए जाते। अगर एंटीबॉडी की बात करूं तो ए में बी टाइप का, बी में ए टाइप का, क्योंकि यहां दोनों एंटीजन है तो एक भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा, क्योंकि आपस में ये क्या कर लेंगे, रिएक्शन कर लेते हैं। और अगर मैं बात करूं तो ओ टाइप की ब्लड ग्रुप में, जो ओ टाइप का ब्लड ग्रुप होगा उसमें दोनों ए और बी एंटीबॉडी पाए जाएंगे, क्योंकि एंटीजन नहीं पाए जाते। इसीलिए ओ टाइप का ब्लड ग्रुप है यूनिवर्सल डोनर है, यूनिवर्सल डोनर है यानी सबको ब्लड दे सकता है। और ए बी टाइप का ब्लड ग्रुप है, ये क्या है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट, यूनिवर्सल रिसिपिएंट।
मतलब सबसे ब्लड ले सकता है। तो चलो आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अब देख लेते हैं कि कौन सा जो ब्लड ग्रुप है वो किस टाइप के ब्लड ग्रुप को क्या दे सकता है, रक्त दे सकता है। तो देखो एक बात ध्यान रखना कि कोई भी ब्लड ग्रुप हो अपने को अपने जैसे ब्लड ग्रुप को दे सकता है, क्योंकि वो तो भाई भाई है, इस तरह से मान लीजिएगा। तो जैसे ए ब्लड ग्रुप है आपका तो आप ए ब्लड ग्रुप को दे सकते हैं, बी ब्लड ग्रुप है बी को दे सकते हैं, ए बी है तो ए बी को दे सकते हैं, और ओ है तो ओ को दे सकते हैं। पहली बात, यानी सेम टाइप के ब्लड ग्रुप को, सेम टाइप का ब्लड ग्रुप हमेशा दान कर सकता है। दूसरा, एक ब्लड ग्रुप पढ़ा है आपने ए बी टाइप का, ए बी को सब दे सकते हैं, चाहे ए हो चाहे बी हो चाहे ए बी हो और ए ओ हो, है ना। तो ए बी को सब दान कर सकते हैं। तो इस हिसाब से देखेंगे, ए को देखो ए दे सकता है, आपका ओ को ओ दे सकता है, बी को बी दे सकता है, ए बी को ए बी दे सकता है। ऐसे ही ए को ए दे रहा है, बी को क्या दे रहा है, बी दे रहा है, ठीक है। ओ को ओ टाइप का दे रहा है, ठीक है, और ए बी को ए बी दे रहे हैं, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव अभी मैं समझाऊंगा। अब ए के अलावा ए किसको दे सकता है, ए बी को सब दे सकते हैं। देखो ए बी ए बी ए बी, यहां पे ए बी है ना, सब दे सकते हैं, ए बी को सब दे सकते हैं। तो देखो दो टाइप के ब्लड ग्रुप ही ज्यादातर दिखेंगे आपको। इस वाले केस में ए में खुद का टाइप दिखेगा, सब में ए का मतलब खुद जैसा दिखेगा टाइप, और दूसरा ए बी दिखेगा सब में, क्या दिखेगा, ए बी सब में दिखेगा। अब ओ है वो यूनिवर्सल डोनर है, यानी सबको दे सकता है, ओ को भी, ए को भी, बी को भी और ए बी को भी। और जो ए बी है, ए बी है वो अपने जैसे ब्लड ग्रुप को ही दे सकता है, उसके अलावा ये सबसे ब्लड ले सकता है। ए बी क्या है, ये सबसे ब्लड ले सकता है, दे नहीं सकता। दे किसको सकता है, अपने ही ब्लड ग्रुप को दे सकता है, बाकी किसी को नहीं दे सकता। अब नेगेटिव पॉजिटिव क्या है उसके बारे में भी सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और कैसे दान कर सकता है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में यानी रक्तदान में एक बात समझ में आई कि भाई सारे के सारे खुद को तो रक्त दे सकते हैं, उसके अलावा ए बी को दे सकते हैं। तो देखो ए के अलावा ए बी को, ऐसे बी के अलावा ए बी को, ए बी तो बेचारा खुद को ही दे सकता है, किसी को दे नहीं सकता है, ठीक है। तो आपको समझ में आया, ओ यूनिवर्सल डोनर है, सबको दान कर सकता है, तो इसने सबको दान कर रखा है। ए बी क्या करता है, सबसे ब्लड ले सकता है, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं कि कौन किससे रिसीव कर सकता है। तो ए टाइप का ब्लड ग्रुप है, वो देखो ए टाइप का ब्लड ग्रुप है। पहली बात, खुद वाले ब्लड ग्रुप को तो खुद दे सकता है, यानी ए से तो ले सकता है, ए से तो ले ही सकता है। उसके अलावा यहां पे ओ होता है, ओ यूनिवर्सल डोनर है, यानी ये सबको रक्त दे देगा। तो ओ तो सब में ही दिखेगा, देखो ओ सब में दिखेगा, दिख रहा है ना सब में, यहां एवरीवन लिखा है, ओ यानी सबको दान कर सकता है। तो रिसीव वाले केस में देख रहे हैं कि हम किससे ब्लड ले सकते हैं, तो सारे ब्लड ग्रुप्स को कौन, ओ तो दान कर ही सकता है। तो मैंने दो चीजें बताई, एक तो खुद को खुद ब्लड दे सकता है, यानी ए टाइप का होगा तो ए टाइप की को, बी ब्लड ग्रुप होगा तो बी टाइप को, सी मतलब सी तो होता ही नहीं, ए बी तो ए बी टाइप को दे सकता है, बाकी ओ टाइप का ब्लड ग्रुप सबको दे सकता है। तो आप देखेंगे यहां पे ए टाइप का ब्लड ग्रुप है, देखो दे रहा है कि नहीं, बी वाले को दे रहा है, सॉरी बी टाइप से रिसीव कर रहा है और ओ से रिसीव कर रहा है, ठीक है। ए बी तो बेचारा सबसे ही लेता रहता है, ये है कि नहीं है, क्योंकि इसके पास कुछ ऑप्शन नहीं है, सबसे ब्लड ले सकता है। तो आपको अब समझ में आ गया कौन किसको दे सकता है, कौन किससे रिसीव कर सकता है, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव वाला केस देख लेते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा होगा, तो पॉजिटिव और नेगेटिव वाला केस कर रहा होगा। देखो पॉजिटिव वाला केस होता है एक तरह से, अभी एक बीमारी चली थी कोविड, कोरोना। तो क्या कोरोना पॉजिटिव इंसान से आप पड़ोस में भी बैठेंगे, नहीं बैठेंगे, बगल में भी नहीं बैठेंगे भाई, है कि नहीं, क्योंकि भैया कोरोना इन्फेक्टेड है। ऐसे ही जो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है वो इन्फेक्टेड है एक तरह से। क्या पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाला ब्लड ग्रुप है वो इन्फेक्टेड नहीं है, क्या पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को देगा, नहीं देगा, कि नहीं तो इन्फेक्ट हो जाएगा। बट ऐसा हो सकता है क्योंकि इसमें कोई भी इन्फेक्शन नहीं है, एक बार इन्फेक्शन करवा सकता है, मतलब एक बार दान कर सकता है, उसके बाद पॉजिटिव वाला नेगेटिव को नहीं दे सकता। तो आप यही मान के चला कि पॉजिटिव नेगेटिव को नहीं दे सकता, ठीक है। बट नेगेटिव वाला ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव वाले को दे सकता है, क्योंकि इसमें तो कोई भी क्या नहीं है, कोई भी एंटीजन नहीं है, इसमें कोई एंटीजन है भी तो कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि इसमें ऑलरेडी एंटीजन है। तो देखो पॉजिटिव वाला तो पॉजिटिव वाला भी दे सकता है, नेगेटिव वाला, पर नेगेटिव वाले को पॉजिटिव वाला नहीं दे सकता। तो अब देख लीजिएगा, किसी भी पॉजिटिव वाले को नेगेटिव वाला दे रहा है, नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले को, नेगेटिव वाला दे रहा है कि नहीं दे रहा, पॉजिटिव वाले को देखो नेगेटिव वाले दे रहे हैं। बट
यहां पे आपको पॉजिटिव दिख रहा है, पॉजिटिव किससे रिसीव नहीं करेगा, पॉजिटिव वाले से भी रिसीव कर रहा है, नेगेटिव वाले से, सॉरी, यहां कोई भी नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले से रिसीव करता हुआ नहीं दिखेगा। देखो किसी में भी पॉजिटिव नहीं है ना, यानी नेगेटिव वाला ब्लड ग्रुप है वो किसी भी पॉजिटिव वाले ब्लड ग्रुप से ब्लड नहीं ले सकता, क्योंकि पॉजिटिव एक तरह से इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन वाले ब्लड ग्रुप को आप नहीं लेंगे। ठीक है, तो अब आपको दोनों तरह से समझ में आ गया होगा कि कैसे ब्लड ग्रुप एक दूसरे को डोनेट करते हैं और पॉजिटिव और नेगेटिव वाले कैसे डोनेट करते हैं। बहुत अच्छे से सारे के सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। चलो अब चलते हैं आगे, अब देखते हैं आरएच फैक्टर के बारे में। आरएच फैक्टर तो मैंने बताया था कि साइंटिस्ट इतने पागल होते हैं कि वो पड़ गए किसी बंदर के पीछे, और बंदर का नाम क्या था, मकाका रीसस, और इसी के हिसाब से उन्होंने नाम रख दिया रीसस मतलब आरएच, है ना। और इस तरह से एक बंदर के अंदर एक एंटीजन मिला जिसको आरएच एंटीजन बोला गया, और इस तरह से इसकी खोज हुई। इसकी खोज किसने की, मैंने बताया था, कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर नाम के साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की थी। अब देखा जाए आरएच फैक्टर के बारे में कि आरएच फैक्टर के बारे में हम देख लेते हैं, चलिएगा। हाँ, तो आरएच फैक्टर के बारे में हम देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, आरएच डोनर कैन ओनली डोनेट आरएच पॉजिटिव। अगर भैया कोई पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाले को डोनेट कर सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है ना, इन्फेक्टेड है दोनों एक तरह से देख लिया जाए। बट नेगेटिव, और नेगेटिव वाला भी पॉजिटिव वाले को दे सकता है, नेगेटिव वाला पॉजिटिव को दे सकता है, पर पॉजिटिव वाला नेगेटिव को एक बार दे सकता है। आप तो यही याद रखिए कि दे ही नहीं सकता। ठीक है, तो आपको याद रहेगा आरएच फैक्टर। अगर मैं आपको इसके बारे में बात करूं तो इंडिया के अंदर लगभग, इंडिया के अंदर अगर आरएच ब्लड ग्रुप देखा जाए तो पॉजिटिव और नेगेटिव दो टाइप का ब्लड ग्रुप है। लगभग आपका 97% ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होते हैं और आपका 3% नेगेटिव होते हैं। इसीलिए ये कैसे ब्लड ग्रुप है, रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप। आपने एक मूवी देखी होगी सुल्तान, उसमें उसका बच्चा मर गया क्योंकि उसका ब्लड कैसा था, ओ नेगेटिव। तो नेगेटिव वाला ब्लड ग्रुप देखो बहुत कम है, उसको कोई डोनर ही नहीं मिला। ऐसे ही अगर वर्ल्ड की भी बात करें आप, तो वर्ल्ड के अंदर लगभग आरएच पॉजिटिव वाले ब्लड ग्रुप 85% है और नेगेटिव वाले ब्लड ग्रुप है 15% है। ठीक है, तो आपका जो नेगेटिव ब्लड ग्रुप है वो बहुत कम है, इसीलिए इसको रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से आरएच फैक्टर समझ में आया होगा। आरएच फैक्टर से रिलेटेड एक बीमारी का नाम भी पूछा जाता है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस। ये क्या होता है, इरिथ्रो मतलब इरिथ्रोसाइट्स, ब्लास्ट मतलब खराब हो जाती है ना, और फीटेलिस यानी जब पेट में बच्चा हो तब। वो कैसे होता है, अगर यहां पे एग्जांपल ले लेते हैं, यहां पे है मदर, यहां पे फादर और यहां पे किड, है ना, और इनके ब्लड ग्रुप के को ध्यान से देखेंगे, ये फादर पॉजिटिव है, इनका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है। अब होगा क्या इरिथ्रोब्लास्टोसिस में, कि जब फर्स्ट डिलीवरी होगी, फर्स्ट बच्चा बाहर आएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बट दिक्कत कब होगी, जब पाचुरेशन की प्रोसेस हो रही होगी, बच्चा बाहर आ रहा होगा, तो उसकी जो नाल है वो टूट जाएगी जिसको प्लेसेंटा बोलते हैं, और ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी। और जब ब्लीडिंग होगी तो होगा क्या कि माँ, बच्चे का आरएच पॉजिटिव वाला ब्लड माँ के आरएच नेगेटिव वाले ब्लड ग्रुप से मिक्स होना शुरू होगा। अब जब मिक्स होगा तो पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप जब जैसे ही मदर के नेगेटिव ब्लड ग्रुप से मिक्स होगा तो मदर की जो सेल है बॉडी की डब्ल्यूबीसी, वो सोचेंगे कोई बैक्टीरिया आ गया, कोई पैथोजन आ गया, है ना, कोई वायरस आ गया, तो ये क्या बनाना शुरू कर देंगी, मदर की जो डब्ल्यूबीसी है वो क्या बनाएंगी, एंटीबॉडी बनाओ। क्या बोलेंगी, एंटीबॉडी बनाओ। अब जब एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देंगी तो पहला बच्चा तो हो गया, अब जब दूसरा बच्चा पेट में होगा माँ के में और फिर से यही सिचुएशन होगी, तो बच्चे को न्यूट्रिशन कहां पे मिलता है, कहां से मिलता है, माँ के रक्त से मिलता है। उस न्यूट्रिशन से ही एंटीबॉडीज आएंगी और बच्चे के ब्लड में जाएंगी और बच्चे के ब्लड को क्या कर देंगी, अगुल्टनेशन कर देंगी, उसको खत्म कर देंगी, उसकी सेल्स को। ठीक है, तो इस तरह से जो बच्चा होगा या तो पेट के अंदर उसकी डेथ हो जाएगी, या फिर अगर बाहर भी आ गया जैसे तैसे, अगर बहुत ही इस तरह का बच्चा हुआ कि फाइट करके निकल आया, तो मल्टी ऑर्गन फेल्यूर की वजह से डिलीवरी के बाद उसकी डेथ हो जाएगी। ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस। क्या बोलते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस बोलते हैं। और इससे बचने के लिए अगर डॉक्टर को पता लग गया
कि भैया ये वाली सिचुएशन है कि बेटा और बाप तो पॉजिटिव वाले ब्लड ग्रुप है और मां नेगेटिव वाले ब्लड ग्रुप की है, तो इससे बचने के लिए डॉक्टर विद इन 72 आवर्स के अंदर एक इंजेक्शन लगा देगा जिसको बोलेंगे रोगम। रोगम का इंजेक्शन लगा दिया जाता है जिससे मां की जो बॉडी में एंटीबॉडी है वो नहीं बनेंगी और बच्चा नेक्स्ट डिलीवरी सेफ हो जाएगी। तो आपको समझ में आया होगा आरएच फैक्टर की वजह से इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस क्या थे, आरएच फैक्टर क्या है और ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए रोगम का इंजेक्शन लगाया जाता है। चलिएगा अब देखते हैं आगे। तो अब देखते हैं एगुल्टिनेशन डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स के, अलग अलग जो ब्लड ग्रुप है उसमें जो सेल है वो कैसे एगुल्टिनेशन कर लेती है, एक दूसरे से मिल जाती है और ब्लड ब्लड आपस में इन्फेक्टेड हो जाता है। तो ये हमारी क्या है, ह्यूमन ब्लड सेल है ना। हमारी बॉडी में क्या है, ये ब्लड सेल है जिनको आप ह्यूमन ब्लड सेल बोल सकते हैं। यहाँ पे दिख रही है आपको रेड ब्लड सेल्स है। अब रेड ब्लड सेल्स है ये एंटीबॉडी से, ब्लड सेल है वो बाइंडिंग एंटीबॉडी है। जो एंटीबॉडी होती है वो कैसी शेप की होती है, वाई शेप की होती है। ये वाई शेप की एंटीबॉडी दिख रही है, ठीक है। और आपका जो ब्लड सेल है वो एंटीबॉडी से जैसे ही फैच होती है इनके पास, तो इस तरह से आपका कॉम्बिनेशन बनता है, इसको बोलते हैं एगुल्टिनेशन, ठीक है। और अगर एगुल्टिनेशन हो गया, एगुल्टिनेशन कब होता है, इस प्रोसेस को हीमोलिसिस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सेम टाइप का ब्लड ग्रुप हो, जैसे ए टाइप का ब्लड ग्रुप है तो ए टाइप का एंटीजन होगा और सेम टाइप की एंटीबॉडी आके मिल गई तो ये आपस में एक दूसरे को खत्म कर देती है ना। ये देखो सारी चीजें चिपकी हुई दिखाई दे रही है, इसका मतलब है ये एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में लड़ मर गए और एक दूसरे को मार दिया। तो इस सिचुएशन को बोलते हैं एगुल्टिनेशन और इसमें एंटीजन एंटीबॉडी की डेथ हो जाती है, इंसान की भी साथ में डेथ हो जाती है ब्लड पॉइजनिंग की वजह से। तो मैंने लगभग सारी की सारी चीजें मैंने करवाई हैं कि किस तरह से ब्लड होता है, ब्लड को क्या बोलते हैं, उसके फंक्शंस क्या हैं। उसके अलावा मैंने सेल्स बताए, प्लाज्मा के फंक्शन बताए, 7% प्रोटीन बताई थी, ठीक है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बताए थे। उसके अलावा मैंने बताया कि ब्लड का ट्रांसफ्यूजन कैसे होता है, कौन कौन से ब्लड ग्रुप्स थे, कार्ल एंड स्टीनर और वीनर ने किस तरह से आरएच फैक्टर की डिस्कवरी की, और उसके बाद में मैंने ट्रांसफ्यूजन बताया और उसके बाद में मैंने एगुल्टिनेशन की प्रोसेस बताई। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे सारे के सारे बच्चे, है ना। अगर आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखते हैं तो आपको सारी की सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ब्लड से रिलेटेड कोई भी किसी भी टाइप के एग्जाम आप दें, सारे एग्जाम्स में ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।